सो वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा न्यू लेक्चर आ चुका है और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पॉलिटी में प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला है। अर्लियर दो लेक्चर्स हम पॉलिटी के डाल चुके हैं जिसमें हमने पार्लियामेंट यानी संसद को पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कुछ 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, जिसके थ्रू हम प्रेसिडेंट जो चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे के सारे समझेंगे, जिससे कि आपको ये एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है। तो भाई इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रेसिडेंट के बारे में तीन चार चीजें मोटी मोटी जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट है क्या। जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके बारे में भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक दे रखा है। कितना? आर्टिकल 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक भारतीय संविधान में पूरे राष्ट्रपति के बारे में दे रखे हैं। अगर हम देखेंगे राष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान क्या था, बहुत सारे देशों से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठाई थी, उसी का कॉम्बिनेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में जो हमने प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट उठाया था वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाया था। तो ये हमारा भाग 5 में आता है, संविधान के भाग 5 में आता है, पार्ट 5 में। ठीक है, तो आर्टिकल 52 कहता है कि आर्टिकल 52 बताता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। फिर आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 बताता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, यानी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका क्या होती है? जैसे आपने पार्लियामेंट पढ़ा था, वो आपकी लेजिस्लेचर होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उसको एग्जीक्यूट लागू कौन करता है? उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। तो उस कार्यपालिका का जो हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा इस कार्यपालिका में और भी आते हैं, जैसे हमारा पीएम भी आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति आ जाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं। ये सारे के सारे हमारे कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। कार्यपालिका का कार्य होता है जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करना। तो 53 आर्टिकल कहता है प्रेसिडेंट हेड है। प्रेसिडेंट किस चीज का हेड है? कार्यपालिका का। प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन लागू किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, बाय डिफॉल्ट हम प्रेसिडेंट को मानते हैं कि ये हेड है, लेकिन जो भी डिसीजन आपके लिए जाते हैं प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या बिना प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता। जितने भी डिसीजन वो लेता है बस उसका एक नाम होता है, डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम हो जाता है कि मतलब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ये किया जा रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन बैक एंड में लेते हैं वो सारे के सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल के लेते हैं। ठीक है, तो हम जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा, अब हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो वो आर्टिकल 52 के अंडर आता है, आर्टिकल 61 के अंडर आता है, आर्टिकल 63 के अंदर आता है या आर्टिकल 72 के अंडर आता है। आर्टिकल 52 में मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट की डेफिनेशन है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है 61 है वो आपके इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ये महाअभियोग क्या होता है? महाभियोग एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है जिससे हम जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं उसके पद से। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है जो महाभियोग कहलाती है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये आर्टिकल 61 के अंडर आती है। ठीक है, तो अब इस इम्पीचमेंट को समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में। पहली बात तो कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में हम राष्ट्रपति में महाभियोग चलाएंगे, कब उसे हटाया जाएगा। तो एकमात्र कंडीशन होती है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करेगा, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, उस केस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा। अब महाभियोग चलने की प्रोसीजर क्या होगा कि कम से कम
कम से कम 1/4 मेंबर किसी भी सदन के, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, इनिशिएट करने से पहले 1/4 लोग, ठीक है, 1/4 मेंबर जो होंगे किसी भी हाउस के, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा होंगे, लिख कर देंगे, ठीक है। प्रोसीडिंग जब उनका समर्थन होगा इतने लोगों का, जब इतने लोगों का समर्थन होगा 1/4 लोकसभा या राज्यसभा का, तब कहीं जाके महाभियोग की प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब महाभियोग किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। तो बेसिकली काम क्या होता है, जब महाभियोग आता है तो लोकसभा में आए या राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है। तो एक हाउस क्या लगाती, चार्जेस, कि प्रेसिडेंट को क्यों रिमूव किया जा रहा है, क्या क्या चार्जेस है उस पर। अब जब एक हाउस चार्ज लगाती है और चार्ज लगाने के बाद उस हाउस के 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, ठीक है, मतलब कम से कम मिनिमम 2/3 मेजोरिटी मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इसको सपोर्ट कर दे, मतलब जो भी सदन है जिसमें ये जो चार्जेस लगा रही है उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3, कम से कम मिनिमम 2/3 होना चाहिए उस सदन का, ठीक है, उस सदन की स्ट्रेंथ का 2/3 होना चाहिए, कम से कम इतना मिनिमम लोग होने चाहिए, उसको सपोर्ट करने चाहिए, तब ये चार्जेस जो हाउस लगा रही है वो पास माने जाएंगे। फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में जाता है, अगर लोकसभा में आया, अगर राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा। दूसरे सदन का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए हैं, जो रिपोर्ट दी गई है उस पर इन्वेस्टिगेट करता है। अगर इन्वेस्टिगेट करने पर ये चार्जेस सही पाए गए और इस हाउस के भी मिनिमम 2/3 जो स्ट्रेंथ है, मिनिमम 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, इस हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मिनिमम, इतने लोग जब इस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पास कर देंगे तो हमारा राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा, ठीक है, इम्पीच हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था। तो इनिशियली आप स्टार्ट करने के लिए 1/4 यानी 1/4 मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द हाउस की कम से कम रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एक हाउस इस पे चार्जेस लगाएगा, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस हाउस की या उससे ज्यादा। और जब भी महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को उससे पहले 14 दिन पहले नोटिस दे के बताया जाता है कि भाई आप पर महाभियोग चलेगा, आप पे ये चार्जेस हैं, कि वो सदन में अपने आप को डिफेंड कर सके, उसको भी मौका दिया जाता है स्पीकर की तरीके अपने आप को डिफेंड करने का। तो ये पूरा प्रोसीजर था महाभियोग का, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंडर आता है, आर्टिकल 61 के अंडर आता है। देन आर्टिकल 72, 63 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 72 याद रखने वाला है। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं जिसमें से है पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमा करने की शक्तियां। इवन मृत्यु दंड होता है ना, डेथ सेंटेंसेस होते हैं, उसको भी माफ कर सकता है, ठीक है। ये मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी कि आर्टिकल 72 के अंदर कितनी पावर्स आती हैं राष्ट्रपति की, जिन जिन के तहत वो माफी दे सकता है, ठीक है। तो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। भाई इनमें से कौन प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड, ठीक है, जिन्होंने भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है, बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, या एस राधाकृष्णन जी थे? तो इसका जो सही जवाब है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने निर्विरोध, ठीक है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपोजिशन के, बिना ये राष्ट्रपति का इलेक्शन जीता था। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। तो भाई देखते हैं, जो हमारे आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, यानी जो हमारा अनुच्छेद 54 है और अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, चुनाव और चुनाव प्रक्रिया के बारे में लिखा है। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से इलेक्ट होगा। हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की तरह इसका जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट नहीं होता है, यानी इसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, इसमें भारत की जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, इसमें भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव्स वो वोट करते हैं इसके इलेक्शंस में। अब आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ एन इलेक्शन, राष्ट्रपति की प्रक्रिया का तरीका क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई देखो, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, पार्लियामेंट के निर्वाचित, इसमें मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड सदस्य नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड पर्सन है, नॉट नॉमिनेटेड, वही प्रेसिडेंट की जो आपका चुनाव है उसमें वोट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आपका आएगा जितनी भी भारत की विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिन जिन राज्यों में, ठीक है, जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन वोट कर रहा है? भारत में जितने राज्य हैं उसमें जितनी भी विधानसभाएं हैं उसके इलेक्टेड मेंबर वोट करेंगे, यहाँ भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आता है यूटीज, जिन जिन यूटीज में आपकी विधानसभाएं हैं, यानी कि पौंडीचेरी और दिल्ली की जो आपकी विधानसभाएं हैं, इसके इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अभी ध्यान रखना, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है तो जेएनके की जो आपकी यूटी है वहां के लोग अभी इनको शामिल नहीं किया गया, ठीक है। जेएनके की यूटी, जो आपकी जेएनके यूटी है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लोगों को अभी शामिल नहीं किया है। तो केवल इतने लोग राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किस तरीके का इलेक्शन होता है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहीं पे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 56 है, हमारा अनुच्छेद 56, वो राष्ट्रपति के टर्म की यानी टेन्योर की बात करता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति के टेन्योर की बात करता है कि राष्ट्रपति कितने समय तक, कितना जो कार्यकाल है उसका कितने टाइम पीरियड का होता है। तो बेसिकली जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। और ये 5 साल पूरे होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है जब तक नया जो राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है, ठीक है। तो टेन्योर होता है आपका 5 इयर्स का होता है। अब अगली बात आती है कि जो राष्ट्रपति कितने टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने टर्म का कोई बार नहीं लगा रखा है कि कितने बार वो कोई भी व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, तो उस पर 9 बार है। जैसे यूएस में आप देखोगे, यूएस में क्या होता है, 2 बार का टर्म है, मतलब कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। जैसे ओबामा 2 बार बने थे, अभी जो ट्रम्प है ऑलरेडी 1 बार बन चुके हैं, फिर इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो अगली बार से वो कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी बार नहीं है, एक बार कोई भी, मतलब जितनी बार कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो चलो भाई अपने क्वेश्चन को देखते हैं, वापस तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। अब देखो, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, ठीक है। आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत कुछ प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये मैं वैसे आपको इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, आपातकाल लगाने की। तो आर्टिकल 252 के तहत वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, यानी वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। तो अब किस सर्कमस्टेंसेस में वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रेबेलियन, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल है इन तीनों ही कंडीशन में लगा सकता है, युद्ध के दौरान, बाहरी आक्रमण के दौरान और सशस्त्र विद्रोह के दौरान, ठीक है। पहले क्या था, पहले वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था और केवल विद्रोह था, केवल विद्रोह था। तो बाद में ये जो आर्म्ड वर्ड है ना, ये 44th यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था, ठीक है। पहले नॉर्मल क्या था, पहले 3 कंडीशन थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और
रेबेलियन। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये वर्ड जोड़ा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द एडवाइस ऑफ। ठीक है, देखो राष्ट्रपति के पास अलग अलग पावर होती हैं, कई लॉ मेकिंग पावर भी होती हैं, लेजिस्लेटिव रिलेटेड पावर होती हैं, कानून बनाने से रिलेटेड पावर होती हैं, और क्योंकि वो संसद का हिस्सा होता है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। उसके बाद क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो आपकी कार्यकारिणी पावर्स होती हैं, उसके बाद जुडिशियल पावर भी होती हैं, प्रेसिडेंट के पास न्यायिक पावर होती हैं, उसी तरीके से उसके पास आपकी इमरजेंसी रिलेटेड पावर रहती हैं, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर रहती हैं, विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस कंडीशन के अंडर इशू कर सकता है, किसकी एडवाइस पर इशू कर सकता है। ठीक है, देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली, पहले यहां समझ लो। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में दे रखा है। अब ऑर्डिनेंस है क्या? ऑर्डिनेंस है एक तरीके से राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो कानून बना सकता है। ठीक है, कानून बना सकता है, लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की। अब ये कब बना सकता है? जब दोनों हाउस सदन में ना हो, या कोई एक हाउस सदन में ना हो और उस समय कानून की जरूरत हो। ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो उस टाइम पे जब दोनों सदन आपके, ठीक है, दोनों सदन नहीं है एग्जिस्टेंस में या कोई एक हाउस नहीं है, तो उस टाइम पे कोई कानून बनाने की जरूरत है, उस समय प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस बना सकता है। ठीक है, उसका वही इफेक्ट होगा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून का होता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये कब तक लागू रहता है? अब ये जो ना प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस बना दिया, और ये ऑर्डिनेंस बनाना अपने आप से नहीं बनाता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखना, जो मंत्रि परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी एडवाइस पे ये बनाता है। अब इसने एक ऑर्डिनेंस बना दिया, पारित कर दिया, जो कानून की तरीके काम करेगा, लेकिन ये कब तक रहेगा एग्जिस्टेंस में? जैसे ही आपके सदन एग्जिस्टेंस में आएंगे, जैसे ही सदन की बैठक होगी, तो पहली बैठक के, ठीक है, पहली बैठक के 6 हफ्ते में के अंदर पहली बैठक के 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स के अंडर ये जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने बनाया है ये हाउस द्वारा पास कर दिया जाना चाहिए, दोनों सदन द्वारा पास कर दिया जाना चाहिए, तभी ये आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। अगर सदन की, जिस दिन से सदन की बैठक होती है, हाउस की जो से मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग से 6 वीक्स के अंदर ये ऑर्डिनेंस अगर पास नहीं होता है हाउस द्वारा, तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये नल और वॉइड हो जाएगा, यानी ये जो ऑर्डिनेंस बनाया था ये खारिज हो जाएगा आपका। तो ये है आपकी प्रेसिडेंट की लॉ मेकिंग पावर। और जैसे आपने मनी बिल के केसेस में भी देखी होगी, कोई भी मनी बिल है, ठीक है, प्रेसिडेंट की बिना अनुमति के सदन में नहीं पेश किया जा सकता, यानी मनी बिल के केसेस में भी प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन लिए हुए आप मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारा ऑर्डिनेंस इशू करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही कहने पे इशू करेगा। बेसिकली मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट की खुद की कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है। आर्टिकल 75 में भी आपने पढ़ेंगे आगे, प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ऐसे बीच बीच में हम क्या करते रहेंगे, पॉइंट्स पढ़ते रहेंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भाई इनमें से भारत की जो अगर इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी, या सुचिता कृपलानी थी? अब इसे यार तुम लोग आंसर अपना टिक लगा लेना। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में, जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो आपकी आर्टिकल 60 के अंतर्गत आती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 के अंडर आती है। अब प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो देन कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा, जो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, और ये आर्टिकल 60 के अंडर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय,
तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताया था, जिसमें बताया था एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट होता है। अब जब इम्पीचमेंट बताया था आर्टिकल 61 के अंतर्गत, तो ध्यान रखना कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग वोट कर रहे थे वो कौन कौन थे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। लेकिन आर्टिकल 61 के तहत जब इम्पीचमेंट हुआ था, तो वहां ध्यान से देखना, वहां कौन कौन वोट कर रहा था? वहां दोनों सदन, केवल दोनों सदन के ही लोग वोट कर रहे थे, और वहां इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड वोट कर रहे थे। जो इलेक्टेड है, निर्वाचित हैं, और नॉमिनेटेड है, वो दोनों ही प्रेसिडेंट के रिमूवल में वोट करते हैं। जबकि आप देखोगे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, बल्कि इम्पीचमेंट के दौरान वोट करते हैं, उसके रिमूवल में वोट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू। तो प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसको देता है? प्राइम मिनिस्टर को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, या उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या प्रधानमंत्री को? तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन रिजाइन करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। किसे सौंपता है? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। और वाइस प्रेसिडेंट की भी बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना होगा, इस्तीफा देना होगा, तो वो प्रेसिडेंट को देगा। ये आपस में एक दोनों खेलते रहते हैं इसी तरीके से। तो प्रेसिडेंट की बेसिकली कब कब सीट खाली होगी, इनका पद कब खाली होगा, या तो ये रिजाइन कर दे खुद पे खुद, ठीक है, रिजाइन कर दिया, या इन्हें रिमूव कर दिया जाए इम्पीचमेंट द्वारा, या बाई चांस डेथ हो जाए, या ये डिस्क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाएगा। अब इन केसेस में क्या होगा? अगर प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, रिजाइन कर देता है, रिमूवल हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट तब आपका प्रेसिडेंट की तरीके काम करेगा। जो उपराष्ट्रपति है तब वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति का पद संभालेगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका संभालेगा। और ध्यान रखना, अगर जब ये पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर इस पद को भरा जाएगा। इलेक्शन करा के 6 महीने के अंदर अंदर इस पद को भरा जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है? ठीक है, पार्डन करना, वीटो करना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या डिसोल्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट इनमें से क्या नहीं कर सकता है? क्षमादान नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास क्षमा करने की शक्ति है। वीटो बिल्कुल है, प्रेसिडेंट के पास वीटो करने की भी शक्ति है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बिल्कुल नियुक्त यही करता है, चाहे चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो, अपॉइंट यही करेगा। लेकिन हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिसोल्यूशन नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो अब यहाँ दो तीन चीजें हम और सीख लेते हैं। अब जब यहाँ पे हम आर्टिकल 72 बहुत देर से डिस्कस कर रहे थे, तो अब जान लेते हैं आर्टिकल 72 में क्या है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की पावर है। क्या है? क्षमा करने की पावर। तो इसमें सबसे पहले आता है पार्डन। आर्टिकल 72 में सबसे पहले आता है क्षमा, पार्डन, मतलब किसी भी जो अपराध है उसको एकदम एकदम ही माफ कर दिया प्रेसिडेंट ने। ठीक है, कोई भी कन्विक्शन है उसको पूरी तरीके से मतलब माफ कर दिया, एकदम क्षमा कर दिया। फिर एक आता है आपका कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण। अब कम्यूट के तहत क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है उसको लाइटर फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, पनिशमेंट का जो नेचर चेंज कर देता है। ठीक है, उसको और लाइटर मतलब और हल्का या लिबरल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, अगर मृत्यु दंड मिल रखा है, डेथ सेंटेंस मिल रखा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिगरस पनिशमेंट में बदल सकता है। ठीक है, देन आपका इसके बाद आता है रेमिशन। फिर आता है आपका एक आता है आर्टिकल 72 के अंदर रेमिशन यानी प्रतिहार। अब रेमिशन में क्या होता है? बेसिकली इसमें जो नेचर होता है, ठीक है, जैसे कम्यूट में आपने देखा था
कि जो सजा है उसका नेचर चेंज कर देता है। रेमिशन में, प्रतिहार में सजा का जो नेचर होता है वो नहीं चेंज करता है, बस बेसिकली वो क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। अगर 10 साल की सजा होगी तो उसको मान लो 5 साल की सजा कर देगा। तो अब यहाँ पे जो आपका पनिशमेंट था उसका नेचर नहीं चेंज हुआ, बस उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा आपका कम कर दिया। अब इसके बाद आता है रेस्पाइट। इसके बाद आता है रेस्पाइट, जिसे विराम कहते हैं। तो अब विराम में क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, कुछ समय के लिए आपकी जो जो सजा होता है उसको रोक देता है। ठीक है, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंसेस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। मान लो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसको कोई डिसेबिलिटी है या प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस समय पे आपको और लेसर फॉर्म में वो सेंटेंस दे के माफ कर देगा। ठीक है, और लेसर फॉर्म में वो सेंटेंस देकर आपको माफ कर देगा। उसके बाद आपकी आती है रिप्राइव। रिप्राइव यानी उत्प्रेषण। रिप्रीव यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के तहत क्या करता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो आपकी सजा को कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, सजा को रिप्रीव के अंतर्गत कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए आपकी रोक लगा देता है। ठीक है, रिप्रीव के तहत यानी उत्प्रेषण के तहत आपकी कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड लगा देता है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जो 5 टाइप की पावर थी आर्टिकल 72 के अंदर, आपकी पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रेस्पाइट और रेप्रीव, ये आपकी पार्डनिंग पावर थी। और एक चीज और है, ठीक है, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उसमें जो कोर्ट मार्शल की सजाएं होती हैं उनको भी माफ करने की जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास होती है। अगर हम गवर्नर से कंपेयर करें तो गवर्नर के पास भी राज्य में कुछ ऐसी पावर होती है, लेकिन गवर्नर मृत्यु दंड जो है वो माफ नहीं कर पाता। ठीक है, वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर पाता। और बेसिकली डेथ सेंटेंस माफ करने की भी जो पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो अपनी इंप्लीमेंट करता है। तो ये सारी चीजें थी आपकी प्रेसिडेंट के बारे में। तो भाई अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो अभी हम लोग ने पढ़ा आर्टिकल 60 के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ओथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपका प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है, नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट का पद खाली होने पे, पोस्ट खाली होने पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर दोनों का ही पद खाली, तो मैंने आपको बताया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ठीक है, अब यार क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 58 में कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो, पहला आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन होना चाहिए भारत का। दूसरे नंबर पे कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और जो एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी, जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कम से कम इतनी योग्यता रखता हो कि वो लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लाभ के पद में ध्यान रखना, हमारा मंत्री का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। ठीक है, मिनिस्टर या गवर्नर की पोस्ट पे तो वो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी काफी सारे डिसीजंस हैं कि किन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे मानते हैं और किन्हें नहीं मानते। ठीक है, तो भाई आपने ये देख लिया। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज, कितना कार्यकाल, जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है उसका टेन्योर कितना है, टाइम पीरियड वो 5 साल का है। तो ये 5 साल का टर्म होता है हमारा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल। तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद
अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सके। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी डिक्लेयरिंग पावर है वो 352, 356 और 360 के अंतर्गत आती है, जिसमें से 352 है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, और जो आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, आप वित्तीय आपातकाल। और अभी तक अपने यहाँ जो वित्तीय आपातकाल है यानी दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लागू हुई है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, फिर से वही चीज है, किसकी रिटन एडवाइस चाहिए होगी, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके लिखित सलाह पर लगा सकता है। तो जो सलाह होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो हमारा पीएम होता है। ठीक है, वो हेड हमारा पीएम होता है। लेकिन फाइनली जो आपकी रिटन रिकमेंडेशन आती है वो किसकी आती है। अब ये चीज आपको ढूंढ के लानी है कि रिटन रिकमेंडेशन किसकी आती है, प्राइम मिनिस्टर की आती है, यूनियन कैबिनेट की आती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही कर सकता है। कोई भी जो भी एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो रिटन आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा या यूनियन कैबिनेट देगी। देखो पार्लियामेंट चीफ जस्टिस तो नहीं देता, अब इन दोनों में से एक है, तो ढूंढ के लाना, और जिसको आंसर मिल जाए ना तो वो कमेंट करके बता देना कि भाई ऐसा ऐसा इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, इनमें से भाई कौन सा राष्ट्रपति जी हैं हमारे जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, राधा कृष्णन जी हैं, बोथ ए एंड बी हैं, नन ऑफ द अबव है। अब देखो इसका भी आंसर आप ही ढूंढ के लाओगे, इनमें से ये करंट अफेयर टाइप नॉर्मल जी के टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक मैं आपको प्रेसिडेंट की कुछ जो पावर है, वीटो पावर समझा देता हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, बेसिकली किसी भी बिल को वो रोक सकता है या वापस सदन में भेज सकता है। जो हम लोग ने पार्लियामेंट में पढ़ा था ना कि बिल जो होता है जब लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है, वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर होती है रिगार्डिंग बिल्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या करता है, प्रेसिडेंट किसी भी बिल को क्या कर देता है, एकदम खारिज कर देता है कि हम इसको पास नहीं करेंगे, इसको साइन नहीं करेंगे। एक होता है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो के अंतर्गत क्या होता है, कोई बिल जैसे प्रेसिडेंट के पास आया, अब प्रेसिडेंट उसको होल्ड करके बैठ गया, ना ही उसको कुछ बता रहा है, ना ही साइन कर रहा है, ना ही वापस भेज रहा है सदन के पास, बस वो पड़ा हुआ है। तो ऐसी पावर को कहते हैं पॉकेट विटो। ठीक है, जेबी विटो। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है कि भाई कब तक प्रेसिडेंट किसी बिल को होल्ड कर सकता है, अपने पास रखे रह सकता है बिना उस पर एक्ट किए। तो कई सुप्रीम कोर्ट के वैसे डिसीजन आए हैं जिसमें अलग अलग कहा है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करो कि आप किसी भी बिल को जो आपके पास पड़े हुए हैं उनको साइन करके भेजो, लेकिन संविधान में ऐसी बाउंडेशन नहीं लगाई है। ठीक है, अब उसके बाद है एक सस्पेंसिव विटो। अब ये सस्पेंसिव विटो क्या होता है, सस्पेंसिव विटो के अंतर्गत जब आपने देखा होगा ना कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो वापस प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, उसको वापस सदन में भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। तो यही सस्पेंसिव विटो होती है कि जब कोई भी बिल वापस रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस सदन में भेजता है तो वो सस्पेंसिव विटो कहलाती है। और उसमें मैंने आपको बताया था अभी कि अगर उस सदन ने उस बिल को वैसे ही एज इट इज फॉर्म में पास कर दिया तो इस बार राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है कि उसे साइन करना पड़ता है। ठीक है, उसे साइन करना पड़ता है उस पे। तो ये राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर्स हो गई। अब इसके अलावा मिलिट्री मिलिट्री पावर देख लें तो आपको पता होगा जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। जो हमारी तीनों सेनाएं होती है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसका सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वॉर डिक्लेयर करता है, ठीक है, वॉर युद्ध का डिक्लेरेशन वो भी प्रेसिडेंट करता है, और पीस किसी के साथ शांति या वॉर को बंद करना वो भी प्रेसिडेंट करता है। और इसके पीछे जो हाथ होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है, लेकिन जो साइन होते हैं वो राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो इमरजेंसी पावर मैंने आपको बता दी 352, 356 और 360 के तहत। इसके अलावा मिलिट्री पावर बता दी, वीटो पावर आपको बता दी, फाइनेंशियल पावर आपने देखी होंगी ऑलरेडी। फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताया था कि मनी बिल
कोई भी बिल होता है वो मनी बिल जो है वो बिना लोकसभा में इनके बिना इसके परमिशन के नहीं आता। उसके अलावा कि जो आपका बजट होगा, ठीक है, जो भी आपका बजट होगा वो प्रेसिडेंट एक तरीके से उसकी परमिशन से ही ले डाउन होता है। बिना उस क्योंकि बजट भी एक टाइप का मनी बिल हो गया, तो ये भी आपके बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आपका सदन में नहीं आता है। और उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन वित्तीय आयोग बनाता है हर 5 इयर्स में फाइनेंस कमीशन का गठन करना, तो ये कुछ इसकी आपकी फाइनेंशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर में आपने देख लिया, जुडिशियल पावर अगर न्यायिक शक्तियां देखोगे, ठीक है, आपकी जो जुडिशियल पावर्स होंगी तो जजेस को अपॉइंट करना, ठीक है, जो भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करना, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद आपने आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो कुछ पावर देखी थी, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट यानी उत्प्रेषण, क्षमा, लघुकरण, ये सारी पावर्स इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद कोर्ट मार्शल वाली, तो ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के अंतर्गत आती हैं। तो भैया चलते हैं हम वापस अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। तो भाई जब 1975 की इमरजेंसी लगी तो उस समय कौन से इनमें प्रेसिडेंट थे? जाकिर हुसैन थे, फखरुद्दीन थे, वीवी गिरी थे या नीलम संजीव रेड्डी? तो भाई जब 75 वाली इमरजेंसी लगी थी तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति है जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा? ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपके एपीजे अब्दुल कलाम या आर वेंकट रमन? तो भाई साहब जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, वो इनमें से वो व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट तो रहे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे। बाकी जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन और आर वेंकट रमन ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट को होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट होता है? मैंने आपको आर्टिकल 53 बताते हुए बताया था कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर या बोथ बीएनसी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो दोनों ही बनेगा। ठीक है, बोथ बी और सी पार्ट दोनों का था, क्योंकि आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया एंड आर्टिकल 79 कहता है कि लेजिस्लेचर जो आपकी है पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बोथ बी एंड सी बनेगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर विच आर्टिकल? तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मैंने आपकी प्रेसिडेंट को बता दी थी, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है। और इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं कि जो ऑर्डिनेंस होता है ये तब इशू करेगा जब दोनों हाउस या इनमें से कोई हाउस सेशन में ना हो, और ये ऑर्डिनेंस का इफेक्ट होता है एक नॉर्मल लॉ की तरीके होता है। लेकिन जैसे ही सेशन जो है सदन आपकी एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए, तभी ये कानून बना रहेगा, अदरवाइज इट विल लैप्स। ठीक है, अदरवाइज इट विल लैप्स। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म? तो प्रेसिडेंट का टर्म होने से पहले, पूरा होने से पहले उसको कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट? तो हमारी पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। मैंने आपको बताया था कैसे, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ डिस्टिंग्विश्ड लॉयर एंड स्कॉलर? भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति एक प्रतिष्ठित वकील और विद्वान थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन? आप जाके इसको ढूंढो, ये जीके टाइप के क्वेश्चन है, मैंने डाल रखे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आए थे, बाकी जाकर इसको ढूंढना। और ये राष्ट्रपति था, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, उसकी जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इमरजेंसी पावर, कैसे अपॉइंट होगा, कैसे इम्पीच होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, इसके बाहर आपका आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस, इवन एसएससी, एनटीपीसी में नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।